हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ओनली पर। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के सब्जेक्ट मानव भूगोल के मूल सिद्धांत चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। तो बने रहिए अंत तक वीडियो के साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। तो आप देख रहे हैं अध्याय 2 विश्व जनसंख्या का। इसमें पहला टॉपिक है जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर निवास कर रहे लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को ही जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न है जनसंख्या का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र। तो देखिए दोस्तों, जनसंख्या का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। तो दोस्तों, तीसरा टॉपिक आता है हमारे जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। दोस्तों, जनसंख्या का यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब यह दोनों ही हो सकता है। यहाँ पर पी का मतलब परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों। चौथा पॉइंट आता है जनसंख्या में परिवर्तन के घटक। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, जनसंख्या में परिवर्तन के घटक जन्म, मृत्यु और प्रवास है। तो दोस्तों, अब हमारा पांचवा पॉइंट है जो MCQ है। देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर किस देश की है। तो लाइबेरिया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अपना छठा पॉइंट है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश लेटविया। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस देश की है दोस्तों। अभी आपने देखी थी लाइबेरिया और सबसे कम लेटविया। तो दोस्तों, अपना सातवां पॉइंट है किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो वृद्धि दर अफ्रीका की सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, अपना आठवां पॉइंट है जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश घना बसा हुआ है। तो जापान का कोबे ओसाका प्रदेश घना बसा हुआ है। तो दोस्तों, अपना नवा पॉइंट है प्रवास किसे कहते हैं। तो मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि प्रवास किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्रवास दो प्रकार का होता है। पहला प्रवास उद्गम स्थान होता है। ठीक है दोस्तों, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं USKS कहलाता है, अर्थात उद्गम स्थान कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, प्रवास का दूसरा पॉइंट है गंतव्य स्थान। जिस स्थान में लोग आगमन करते हुए GSKS कहलाता है, अर्थात गंतव्य स्थान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्रवास स्थायी, अस्थायी व मौसमी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। प्रवास की धाराएं। प्रवास गांव से गांव की ओर हो सकता है, गांव से नगर की ओर हो सकता है, नगर से नगर की ओर हो सकता है, नगर से गांव की ओर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये थी प्रवास की धाराएं। अब दोस्तों, आप प्रवास किसे कहते हैं। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। दोस्तों, उत्प्रवास क्या कहलाता है। प्रवासी जो किसी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना 11वां पॉइंट आता है प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के हैं। पहला है प्रतिकर्ष कारक, तो दूसरा है अपकर्ष कारक। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रतिकर्ष कारक पढ़ेंगे। लोग प्रतिकर्ष कारक क्या होता है। लोग, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, महामारियां, अशांति, लड़ाई झगड़ा। तो दोस्तों, ये थे अपने प्रतिकर्ष कारक। अब हम पढ़ेंगे अपकर्ष कारक। यथा अपकर्ष कारक में काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं,
शांति, सुरक्षा, अनुकूल जलवायु आदि। अब हम दोस्तों 12वां पॉइंट हमारा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम पहले भौगोलिक कारकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपना पहला भौगोलिक कारक है जल की उपलब्धता। जल ही जीवन है, अतः लोग ऐसी जगह पर बसना पसंद करते हैं जहां पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि जल कृषि, पीने के पानी के लिए, फसल के लिए, उद्योगों आदि जगह पर पानी का उपयोग होता है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। तो यह था हमारा पहला भौगोलिक कारक जल की उपलब्धता। अब हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, मतलब भौगोलिक कारक का दूसरा पॉइंट भू आकृति। उबड़ खाबड़ी अथवा उबड़ खाबड़ पहाड़ी स्थानों पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो जीवन सरल है ना ही कृषि। अतः लोग ऐसे में लोग समतल क्षेत्र की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। दोस्तों अपना तीसरा भौगोलिक कारक है जलवायु। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं, अधिक लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते हैं, ठीक है दोस्तों अपना चौथा भौगोलिक कारक है मृदा। लोग हमेशा ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहां पर मिट्टी अथवा मृदा उपजाऊ हो, क्योंकि दोमट मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं। क्योंकि यहाँ की मिट्टी अथवा मृदा गहन कृषि का आधार बन सकती है। इस लोग मृदाओं अर्थात अच्छी मिट्टी वाले प्रदेश में रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों अपना 12वां पॉइंट है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक। पहले हमने पढ़ा था भौगोलिक कारक, अब हम आर्थिक कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपना पहला आर्थिक कारक का पॉइंट है खनिज। जिन क्षेत्रों में अधिक खनिज पाए जाते हैं वहाँ खनन कार्य अधिक होता है, जिसकी वजह से मजदूरों को रोजगार उपलब्ध होता है। दोस्तों अपना दूसरा आर्थिक कारक है नगरीकरण। लोग नगरीय क्षेत्रों में अधिक बसते हैं, क्योंकि वहाँ पर नगर रोजगार के बेहतर अवसर, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सेवाएं अच्छी होती है, ठीक है दोस्तों। अपना तीसरा आर्थिक कारक है औद्योगिकरण। जिन क्षेत्रों में उद्योग होते हैं वहाँ मजदूरों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों अब हम 13वां पॉइंट जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है इसको जानेंगे। इसका मैं आपको चित्र भी बताऊंगा। तो पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन, दोस्तों किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनगणना के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। क्या पढ़ा दोस्तों आपने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य। दोस्तों जैसा कि आप चित्र 2.3 देख रहे हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं। देखिए दोस्तों चित्र 2.3 जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है। तो दोस्तों ये था हमारा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का चित्र। इसे चित्र के माध्यम से समझते देखो, पहली अवस्था, फिर दूसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था। तो यहाँ पर जन्म दर और दोस्तों यहाँ पर निम्न उतार चढ़ाव, यहाँ पर मृत्यु दर, यहाँ पर जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि। और देखो पहली अवस्था में बांग्लादेश जैसे क्षेत्र आ रहे हैं, दूसरे में श्रीलंका, केन्या, तीसरे में अवस्था में आ रहा है कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों ये था अपना जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का चित्र, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आप चित्र को देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था में क्या होता है देखो दोस्तों, उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर होती है, जैसा आपने चित्र में देखा था। धीमी जनसंख्या वृद्धि दर और ज़्यादातर लोग खेती का काम करते हैं प्रथम अवस्था में, ठीक है दोस्तों, उस चित्र में आपने देखा था। और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में जीवन प्रत्याशा कम होती है, लोग अधिकतर अशिक्षित होते हैं प्रथम अवस्था में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था। इसके अंदर प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता और समय के साथ प्रजननशीलता घटती है। स्वास्थ्य संबंधी
दशाओं में सुधार, और चौथा है अपना जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जनानिका संक्रमण सिद्धांत की अपनी तृतीय अवस्था है। तृतीय अवस्था के अंदर जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों घट जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या धीमे गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय तथा शिक्षित हो जाती है। तकनीकी ज्ञान हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यह था अपना जनानिका संक्रमण सिद्धांत की तीनों अवस्थाओं का वर्णन, और आपने चित्र के माध्यम से भी इसे समझा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अपना जनानिका संक्रमण सिद्धांत का निष्कर्ष रह गया था, तो आप निष्कर्ष को ध्यान से देखिए। अतः यह कहा जा सकता है कि जनानिका सिद्धांत से भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने जनानिका संक्रमण सिद्धांत की परिभाषा में यह पढ़ा था कि इससे भविष्य की जनसंख्या पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपना अगला पॉइंट आता है जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं। तो जनसंख्या वृद्धि से हमें क्या क्या समस्या हो सकती है? तो हमारे संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है, प्रदूषण हो सकता है, विकास में बाधा आ सकती है, भरण पोषण की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं। तो दोस्तों हम जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कैसे कर सकते हैं? तो परिवार नियोजन के द्वारा कर सकते हैं, गर्भ निरोधक के द्वारा कर सकते हैं, जागरूकता के द्वारा हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपना 16वां पॉइंट है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है? तो जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास से जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना की जा सकती है। दोस्तों अब हम अध्याय 2 के विश्व जनसंख्या वाले पाठ से अंतर वाले प्रश्न करेंगे, जो कि हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि दर, देखिए दोस्तों जनसंख्या वृद्धि कुल संख्या में मापी जाती है, जबकि दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में मापी जाती है। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि किसी देश व प्रदेश के आर्थिक विकास पर प्रभाव डालती है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर जनानिका विशेषताओं पर प्रभाव डालती है। तो दोस्तों आप जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर इस प्रकार सारणी बनाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अंतर वाला प्रश्न दूसरा करेंगे। इसमें जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तथा ऋणात्मक वृद्धि में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो दोस्तों जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तथा ऋणात्मक वृद्धि में अंतर देखिए। धनात्मक वृद्धि प्लस, इसमें समय के 2 अंतरालों के बाद जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं। और दोस्तों समय के 2 अंतरालों के बीच जनसंख्या घट जाती है तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ठीक है दोस्तों अपने धनात्मक वृद्धि में दूसरा पॉइंट आता है, यह तब होती है, कब होती है दोस्तों? यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए अथवा अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से देश में प्रवास कर जाएं। और दोस्तों ऋणात्मक वृद्धि तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा इस देशों से लोग अन्य देशों में स्थायी रूप से प्रवास कर जाएं। तो दोस्तों धनात्मक वृद्धि का तीसरा पॉइंट देखिए, संसाधनों के उपभोग में वृद्धि होती है, और ऋणात्मक वृद्धि में संसाधनों के उपभोग में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप ये जनसंख्या वृद्धि की धनात्मक तथा ऋणात्मक वृद्धि में इस प्रकार अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपना तीसरा अंतर वाला प्रश्न है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि तथा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में जन्म दर तथा मृत्यु के अंतर के प्रवास व आप्रवास के अंतर को भी जोड़ा जाता है, जबकि दोस्तों जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में जन्म दर तथा मृत्यु में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का अपना दूसरा पॉइंट है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि प्रवास के कारण बदल जाती है, जबकि दोस्तों जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि धनात्मक तथा ऋणात्मक होती है। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप वास्तविक वृद्धि तथा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं इस प्रकार सारणी बनाकर। तो दोस्तों अपना चौथा अंतर वाला प्रश्न आता है, उद्गम स्थान तथा गंतव्य स्थान में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों उद्गम स्थान, जिस स्थान से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं, जबकि
गंतव्य स्थान में जिस स्थान पर लोग आगमन करते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। दोस्तों, उद्गम स्थान से जनसंख्या में कमी होती है, जबकि गंतव्य स्थान से जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसमें उद्गम स्थान से जनसंख्या में कमी होती है, गंतव्य स्थान से जनसंख्या में वृद्धि होती है, ऐसा है। तो इस प्रकार दोस्तों आप चौथा उद्गम स्थान तथा गंतव्य स्थान में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों अपना 5वां अंतर वाला प्रश्न है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों, जन्म दर 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है, जबकि मृत्यु दर 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप ये 5वां अंतर वाला प्रश्न इस तरह से सारणी बनाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना आखिरी अंतर वाला प्रश्न आता है, प्रवास के प्रतिकृष्ट कारक और अपकृष्ट कारक में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों आपको कॉपी के अंदर जो मैंने नोट बनाया था उसके अंदर आपको यह समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने ओनली इनके ये नीचे वाले उदाहरण दिए थे, बेरोजगारी, रहन सहन की दशाएं, काम के बेहतर अवसर आदि। तो इसको हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्रतिकृष्ट कारक क्या होता है? दोस्तों जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, प्रतिकृष्ट कारक में व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करता है या प्रोत्साहित करता है। प्रतिकृष्ट कारक, लोग अपना स्थान छोड़कर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी है, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, राजनीतिक उपद्रव है, प्रतिकूल जलवायु है, महामारियां हैं, अशांति है, लड़ाई झगड़ा है आदि। इस कारण लोग प्रतिकृष्ट कारक में अपना स्थान छोड़कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों। जबकि अपकृष्ट कारक के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, अपकृष्ट कारक में व्यक्ति को उद्गम स्थान की तुलना में गंतव्य स्थान पर बसने के लिए अधिक आकर्षित करते हैं अपकृष्ट कारक। ठीक है दोस्तों। क्यों करते हैं? लोग क्यों जाते हैं वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर काम के बेहतर अवसर हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं, शांति है, सुरक्षा है, अनुकूल जलवायु आदि है। ठीक है दोस्तों, इस कारण लोग उद्गम स्थान की तुलना में गंतव्य स्थान पर बसने के लिए अधिक आकर्षित होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह था अपना प्रतिकृष्ट कारक और अपकृष्ट कारक में अंतर। आप इस प्रकार यह सारणी बनाकर अपकृष्ट कारक और प्रतिकृष्ट कारक में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। अब हम इस दूसरे चैप्टर के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इन्हें याद करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अपना पहला प्रश्न है, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो दोस्तों आपने अभी देखा था कि अफ्रीका की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों यह दूसरा प्रश्न आप जानते होंगे कि एशिया महाद्वीप में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? तो आप जैसे देख रहे हैं इसमें 60% विश्व जनसंख्या का प्रतिशत भाग है। वी का मतलब विश्व, जे का मतलब जनसंख्या। ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न, अशोधित जन्म दर CBR को ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र विशेष के मध्य जनसंख्या गुणा 1000 CBR को ज्ञात करने का सूत्र है। तो दोस्तों अपना चौथा प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि पद क्या है? तो समय के 2 अंतरालों के बीच लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है वो जनसंख्या वृद्धि पद कहलाता है। ज का मतलब जनसंख्या, वी का मतलब वृद्धि, पी का मतलब पद, के का मतलब कहलाता, एस का मतलब है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों अपना 5वां प्रश्न आता है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसकी परिभाषा दीजिए। किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन या भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे UKJS का मतलब। ठीक है दोस्तों अपना 6वां प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले कोई 5 देशों को क्रम से बताइए। तो 5 क्रमों को हम ट्रिक से समझेंगे। ट्रिक हमारी है CIAIBPNP, अर्थात C का मतलब पहले चीन, उसके बाद I का मतलब इंडिया अर्थात भारत, A का मतलब अमेरिका, I का मतलब इंडोनेशिया, B का मतलब ब्राज़ील, P का मतलब पाकिस्तान, N का मतलब नाइजीरिया और B का मतलब पाकिस्तान। तो इस प्रकार हम इस ट्रिक से 5 देशों को नहीं बल्कि 8 देशों को क्रम वाइज याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यह ट्रिक अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट में इसका जवाब ज़रूर देखिए आपको ट्रिक कैसी लगी। दोस्तों अपना 7वां प्रश्न है, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है?
वार्षिक दोस्तों वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64 है, जबकि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपना 8वां प्रश्न आता है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपना 9वां प्रश्न है, जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय। तो आपने जैसा उस नोट्स वाली वीडियो में देखा था, सॉरी इसी वीडियो में देखा था, परिवार नियोजन के द्वारा लोगों को जागरूक करके अतः लोगों को जागरूक बनाकर लोगों में जागरूकता उत्पन्न करके आदि कर हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपना 10वां और आखिरी प्रश्न आता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कहलाती है? तो दोस्तों यह जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बताइए आपको ये कैसे लगे। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा चैप्टर, विश्व जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को, हमारे चैनल अर्थात स्टडी ओनली चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब और दोस्तों ज़रूर